नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों, ये कहानी चल रही है जुल्म और इसके 2 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। ये तीसरा पार्ट है। तो चलिए दोस्तों, तीसरे पार्ट को शुरू करते हैं। सूरत, तेरी इतनी हिम्मत, खुद के तो भाई है नहीं, क्या समझेगी तू भाई बहन का प्यार? कहते हुए काजल के बाल पकड़ के घसीटते हुए आंगन में लाकर पटक देता है। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। रोते हुए काजल अपने पति के आगे हाथ जोड़ देती है। सरला, छोड़ दे भाई, आज के लिए इतना ही सबक ठीक है। सरला, चलिए अंगूठी चैन निकाल के मुझे दे। वैसे भी मेरी पसंद की चीजें तेरे पर अच्छी नहीं लगती। तू नकली पहन लेना, वही सुंदर लगेंगे तुझ पर। काजल रोते हुए कांपते हाथों से अंगूठी चैन निकाल के सरला को दे देती है। काजल को रोता देख दोनों भाई बहन जोरों से हंसते हैं। हे भगवान, कहाँ फंसा दिया मुझे, मन ही मन काजल सोचते हुए। यहाँ तो उसको रोने की भी आज़ादी नहीं। अपने आंसू पोंछते हुए काजल घर के कामों में लग गई। उधर शारदा और धर्म सिंह ये सोचते हैं कि अब तो वो लोग उनकी बेटी को ठीक रखते होंगे, लेकिन ये उनके मन का वहम होता है। लेकिन उनको तो यह तक भान नहीं होता कि उनकी लाडों पे क्या जुल्म हो रहे हैं। शारदा, सुनो जी, काजल से बात करने का बड़ा दिल कर रहा है। आप सूरत को फोन करिए, वो काजल से बात करवा देगा। धर्म सिंह, दिल तो मेरा भी बड़ा कर रहा है अपनी लाडो की आवाज़ सुनने को। ये कान तरस रहे हैं। इतना बोलकर वो जेब से मोबाइल निकालकर सूरत को फ़ोन मिलाने लग जाता है। 2 बार रिंग जाने के बाद सूरत कॉल पिक कर लेता है। धर्म सिंह, हेलो सूरत बेटा, क्या काजल से बात करवा सकते हो? सूरत, पापा, मैं तो बाहर गया हुआ हूँ और आप चिंता मत करो, आपकी बेटी बहुत खुश है मेरे साथ। मैं उसका पूरा ख्याल रखता हूँ। आपको तो याद तक भी नहीं करती, आपकी लाडली। हमसे बहुत घुल-मिल गई है वो। आप अब काजल की चिंता छोड़ दीजिए, अब वो हमारे घर की सदस्य है। ठीक है पापा? फिर बात करते हैं। इतना बोलकर सूरत फ़ोन काट देता है। धर्म सिंह हेलो हेलो करता रह जाता है। सूरत एक नंबर का मक्कार और झूठा था। बड़ी सफाई से अपने ससुर को झूठ बोल जाता है कि वो बाहर गया हुआ है, जबकि वो घर पर ही था। जानबूझकर काजल के उसके पापा से बात नहीं करवाता, क्योंकि उसको डर था कि कहीं उनकी पोल पट्टी ना खुल जाए। धर्म सिंह फ़ोन कटने के बाद, सुना काजल की माँ, दामाद जी क्या बोल रहे थे? बहुत खुश है काजल वहाँ, हमको तो याद भी नहीं करती। शारदा, एक बार काजल से बात हो जाती तो थोड़ी दिल को तसल्ली मिल जाती। धर्म सिंह, अरे दामाद जी से बात हो गई ना, वो झूठ थोड़े ही बोलेंगे। शारदा, फिर भी जी, माँ हूँ मैं, माँ का दिल ऐसा ही होता है। धर्म सिंह, 4-5 दिन बाद तुम फ़ोन कर लेना काजल को। ऐसे रोज़-रोज़ बेटी के ससुराल में बार-बार फ़ोन करना सही नहीं होता। सूरत ने अपने घरवालों के कहने पे काजल की बात नहीं करवाई। वो लोग काजल की बात उसके माता-पिता से करवाना ही नहीं चाहते थे। रामकला, ये कहाँ मर गई काजल? मेरे पैर दुख रहे हैं, ज़रा दबा दे। काजल आई, आई माँ, बस 5 मिनट, आटा गूँध रही हूँ। हिम्मत, अच्छा, ये बहू जवाब दे रही है, शर्म नहीं आती इसको? सास के पैर दुख रहे हैं और 5 मिनट में आने को बोल रही है। कहते हुए अपनी पत्नी, जो कि वहीं पास में खाट पर पसरी हुई थी, उसकी तरफ देखने लग जाता है। रामकला, आती है या घसीट के ले जाऊं तेरे को? काजल आटे से सने हाथों से भाग के रामकला के पैर दबाने लग गई। ए रुक, ये क्या कर दिया तूने? शर्म ना आई तेरे को? मेरे पैर आटे से रंग दिए। गुस्से में चिल्लाती हुई रामकला बोली। हिम्मत, ये ऐसे नहीं सुधरने वाली सूरत की माँ। मार इसके मुंह पे ये आटे से भरे पैर। रामकला ने इतना सुनते ही खींच के लात काजल के मुंह पे दे मारी। काजल के दांतों से खून बहने लगा। उसका होठ कट जाता है और दर्द के कारण उसकी आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं। रामकला, ये रोने धोने का नाटक ना कर हमारे घर में, बेलखनी कहीं की। हिम्मत, ये एकदम सही किया तूने सूरत की माँ, वरना ये फिर से तेरे को जवाब देती। रामकला, कैसा लगा काजल बहू? फिर जवाब देगी मेरे को? काजल, ना माँ, माफ कर दो, गलती हो गई, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। रामकला और हिम्मत दोनों एक साथ, ये हुई ना बात, कह के जोर से ठहाका मारकर हंसने लग जाते हैं। शाम का समय, काजल सबके कपड़े धोकर छत पर सुखाकर आ जाती है। सरला
सबसे छिपकर छत पर जाके सूरत के कपड़ों पे मिट्टी और स्याही लगा देती है। 1 घंटे बाद रामकला, सुन बहू, तू रात के खाने की तैयारी कर, तब तक मैं छत से कपड़े ले आती हूँ। काजल, जी माँ। काजल बहुत ही सहनशील और समझदार लड़की होती है जो अपने ससुराल वालों की सब ज्यादती सहन कर लेती है। छत पर जाकर जैसे ही रामकला ने सूरत के कपड़े उतारने के लिए हाथ लगाया, वो जोर से चिल्ला उठी, रे सूरत, जल्दी से छत पर आ रहे बेटा। देख तो, इस बेलखनी के काम तेरे कपड़ों की क्या हालत कर रखी है। अपनी माँ के चिल्लाने की आवाज सुनकर सूरत भागता हुआ छत पर चला जाता है। सूरत, क्या हुआ माँ, क्यों चिल्ला रही है? कोई भूत देख लिया क्या? रामकला, रे बेटा, जीती जागती बेलखनी भूतनी देख ली। रामकला सूरत को कपड़ों पे लगी स्याही और मिट्टी दिखाती है। सूरत गुस्से में गरजता हुआ नीचे जाकर किचन में खाना बना रही अपनी पत्नी पर ताबड़तोड़ लात और थप्पड़ों की बौछार कर देता है और काजल को घसीटते हुए छत पर ले जाके सब कपड़े पकड़ा देता है। सूरत, अभी के अभी सब कपड़े दोबारा से धो, वरना तेरी खैर नहीं। काजल रोते हुए सब कपड़े फिर से धोने बैठ जाती है। सरला अपनी जीत पर बहुत खुश होती है। सरला को अपना घर बसाना नहीं था। पति और सास से झगड़ा करके ज्यादातर मायके में ही रहती थी। सूरत की छुट्टी पूरी हो जाती है और घर से जाते समय वह काजल को धमकाते हुए, सुन, तेरे माँ बाप को इन सब की भनक भी नहीं लगनी चाहिए, वरना मुझे तू अच्छे से जानती है, मैं तलाक देने में जरा भी समय नहीं लगाऊंगा और फिर तू कहीं की नहीं रहेगी, समझी? काजल, जी। काजल इन सब के कारण जिंदा लाश बनकर रह जाती है और धीरे धीरे वो डिप्रेशन का शिकार हो जाती है। सूरत ड्यूटी पर चला जाता है। सरला, सुन काजल, मैं 2 दिन ससुराल जा रही हूँ। ऐसा कर, तू जो डिनर सेट और सूट लाई थी वो निकाल दे। तभी रामकला भी वहां आ जाती है। निकाल दे रे काजल, जो सरला ने कहा है, तेरी एक ही ननद है, निकाल सब, ये जो मांग रही है। काजल चुपचाप सब निकाल के दे देती है। सरला के जाने के बाद काजल थोड़ी चैन की सांस लेती है। धर्म सिंह, 7-8 बार काजल के ससुर को फोन करके, समधी जी, प्लीज आप एक बार काजल को उसकी माँ से मिलवा के ले जाओ। काजल की माँ बहुत ज्यादा बीमार है, वो अपनी बेटी से मिलना चाह रही है। हिम्मत, ठीक है जी, हम भेज देंगे आपकी छोरी को। इतना बोलकर फोन काट देता है। हिम्मत फोन पर तो काजल को मायके भेजने को हाँ भर देता है, लेकिन काजल को किसी ने पता भी नहीं चलने दिया कि उसकी माँ बीमार है। इन लोगों ने काजल को मायके फोन करने पर पाबंदी लगा रखी थी। अपनी बेटी के आने की बाट जोहते जोहते शारदा इस दुनिया से चली जाती है। उसी दिन दोपहर को धर्म सिंह ने काजल के ससुराल फोन कर शारदा के देहांत की सूचना दे दी। रामकला, सुन रहे बहू, तेरी माँ चलती होली इस दुनिया से। अच्छा हुआ, धरती पर से कुछ तो बोझ कम हुआ। आप तो परलोक गई, लेकिन तेरे को हमारी छाती पे मूंग दलने के लिए छोड़ गई। अपनी माँ के मरने की खबर सुनकर काजल दहाड़े मारकर रोने लग जाती है। क्यों रे, टेसवे क्यों बहा रही है मेरे घर में, मनहूसियत फैला रही है। तभी रवि, जो कि बाहर से आया था, काजल को रोती देख, क्या हुआ माँ, भाभी ऐसे रो क्यों रही है? रामकला, अच्छा हुआ तू सही वक्त पर आ गया। इस मनहूस को आंगन से उठाकर कमरे में पटक दे। रवि अपनी माँ के कहे अनुसार काजल को कमरे में घसीटते हुए ले जाकर वहीं फरस पर पटक देता है और बाहर आंगन में आकर टहलने लग जाता है। घसीटने से काजल के हाथ पैर छिल जाते हैं और उसमें खून रिसने लग जाता है। लेकिन इन लोगों में दया नाम की कोई चीज ही नहीं थी। हिम्मत, ये क्या नाटक लगा रखा है बहू ने? रवि की माँ, जैसे दुनिया में पहली बार इसी की ही माँ मरी हो। रामकला, हाँ जी, सही कह रहे हो आप। हिम्मत, सूरत की माँ, आज श्याम रवि को बोल के इसको इसके घर छोड़ाए। यहाँ ये मनहूस पता नहीं कितने दिन रोने धोने का नाटक करेगी। रामकला, ठीक कह रहे हो, शर्म नहीं आती इसको। सूरत वहाँ फौज में है और यह यहाँ रोकर अपशगुन कर रही है। आज ही इसको इसके मायके छुड़वाती हूँ। शाम को रवि काजल उसको उसके मायके छोड़ाता है। काजल पागलों की तरह व्यवहार करने लग जाती है। सब यही सोचते हैं कि माँ के चले जाने से सदमा लगा है। असल बात क्या है,
यह समझने की उस समय कोई कोशिश नहीं करता। सब यही सोचते हैं कि माँ के इस तरह असमय छोड़ के चले जाने से सदमा लगा है। वैसे भी माँ और बेटी का रिश्ता सबसे गहरा होता है। एक माँ ही अपनी संतान के चेहरों को देख के उसके दिल का हाल जानने की क्षमता रखती है। कोई भी नहीं समझ पाता काजल के इस तरह पागलों जैसे व्यवहार करने की आखिरी वजह क्या है। काजल तो सूरत और उसके घर वालों के अत्याचारों से बुरी तरह से टूट चुकी थी। ऊपर से माँ का इस तरह से असमय चले जाने से वो अंदर ही अंदर घुट घुट के तिल तिल करके मरे जा रही थी। सभी बहनें काजल को समझाती हैं कि इतनी कमजोर मत पड़ो, पापा की तरफ भी देखो, हम तो वापस अपने ससुराल चले जाएंगी, पापा बेचारे अकेले रह जाएंगे। काजल जो अब तक चुपचाप बैठी सब सुन रही थी, अचानक खड़ी होकर बोलती है, पापा अकेले नहीं रहेंगे, मैं रहूंगी इनके पास। तुम लोगों को पापा से ज्यादा अपने घर संसार की पड़ी है ना, जाओ तुम सब, मैं अकेली ही संभाल लूंगी अपने पापा को। कंचन, तू कैसे रहेगी? क्या सूरत तेरे को यहाँ रहने की इजाजत देगा? काजल, वो मैं नहीं जानती, लेकिन मैं उस नर्क में नहीं जाऊंगी। अब बहुत हो चुका उनका, अब और नहीं। जब वो लोग मुझे अपने घर की सदस्य समझते ही नहीं, तो मैं क्यों सोचूं उनके बारे में। तभी धर्म सिंह भी आकर अपनी बेटियों के पास बैठ जाते हैं। कंचन, पापा, ये काजल कैसी बातें कर रही है? हम सबको बोल रही है जाओ अपने ससुराल, मैं रहूंगी पापा के पास। ऐसे बिना अपने पति और सास ससुर से पूछे कैसे रह सकती है ये? हम तो अपने पति की परमिशन बिना एक कदम भी नहीं उठाते, और काजल इतना बड़ा फैसला खुद ही कर रही है। धर्म सिंह, तुम सबसे छोटी है ना, ये बहुत चिंता करती है मेरी, इसीलिए ऐसा बोल रही है। काजल, पापा मैं नहीं जाऊंगी उस नर्क में। जानवरों की तरह मुझे पीटते हैं। ना मेरी कोई जगह सूरत की जिंदगी में है, और ना ही उसके घर में। अब तक मैंने आपको कुछ नहीं बताया, इसका मतलब ये नहीं था कि वो लोग मुझे सुखी रखते थे, जबकि सच्चाई यह है कि मुझे कैदियों की तरह रखा जाता है। आप सबको दुख ना हो इसलिए इतने दिन चुपचाप सब अत्याचार सहती रही। लेकिन पापा, अब और अत्याचार सहन नहीं करूंगी। वो आपने एक कहावत सुनी होगी ना, अत्याचार करने वालों से सहने वाला ज्यादा दोषी होता है। आप तो समझदार हो पापा, बिना कसूर के आपकी बेटी क्यों इतने अत्याचार सहन करे। धर्म सिंह, क्या बोल रही है बेटा? तेरे साथ मारपीट करते थे वो लोग? इतना कुछ सहने के बाद आज बता रही हो, पहले क्यों नहीं बताया? काजल, आप तो अपनी बेटी से ज्यादा अपने दामाद की चिकनी चुपड़ी बातों पर विश्वास करते चले आए पापा। मेरे मना करने पर भी उनकी मांगे पूरी करते रहे। आपने खुद उनकी मांगे पूरी करके उनको और ज्यादा बढ़ावा दे दिया। अब करते रहिए जिंदगी भर उन भिखमंगों की मांगे पूरी। काजल की बात सुनकर धर्म सिंह को सूरत और उसके घर वालों पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। काजल अपनी बहनों को अपने बदन पर पड़े हुए चोटों के निशान दिखाती है। सभी बहनें काजल के बदन पर पड़ी चोटों के निशान देखकर रो पड़ती हैं। कल्पना, काजल बहन, माफ कर दे, मेरे कारण तेरा ये रिश्ता हुआ। मैं तेरी गुनहगार हूँ, माफ कर दे लाडो। काजल रोते हुए कल्पना के गले लग जाती है। काजल, ये कैसी बातें कर रही हो कल्पना दीदी? तेरी कोई गलती नहीं है, गलत वो लोग हैं, इसकी सजा जरूर भुगतेंगे। रिश्ता तो सभी करवाते हैं, इसका मतलब ये नहीं दीदी कि आप गलत हो। गलत उन लोगों की सोच है जो दूसरों के पैसों पर नियत रखे हुए हैं। वो लोग तो इंसान कहलाने के लायक भी नहीं। ऐसे लोग समाज पर धब्बा होते हैं। ऐसी घटिया लालची लोगों की वजह से आए दिन मेरे जैसी न जाने कितनी ही काजल मौत की भेंट चढ़ जाती हैं। धर्म सिंह अपनी बेटी की हालत देखकर सोच में पड़ जाते हैं। कंचन, पापा, काजल को तलाक दिलवा दो। ऐसे लालची लोगों से जितना जल्दी पीछा छूट जाए वही सही है। क्या पता कल को ऐसे लोग काजल को मार भी सकते हैं। ऐसा कुछ हो इससे पहले इस शादी का टूट जाना ही सही है। धर्म सिंह, सोचने दो मुझे क्या करना चाहिए। वैसे रिश्ते इतनी जल्दी तोड़ने नहीं चाहिए कंचन बेटा। कंचन, ऐसा रिश्ता किस काम का पापा, जहाँ कद्र ही ना हो उस रिश्ते की। आप अपनी बेटी की हालत नहीं देख रहे, अब भी रिश्ते को बचाने की सोच रहे हो। धर्म सिंह,
काजल के ससुर और सूरत से बात करूंगा, बाद में देखेंगे क्या करना है। अभी कोई जल्दबाजी में कदम उठाना ठीक नहीं। कंचन, जैसा आपको ठीक लगे पापा। बस आपसे गुजारिश है, प्लीज काजल को उस नरक में मत भेजना। आगे आपकी इच्छा ठहरी। धीरे धीरे काजल डिप्रेशन में चली जाती है। उसको कोई होश नहीं रहता, वो सारा दिन रोती रहती थी। धर्म सिंह काजल को लेकर मनोरोग विशेषज्ञ के पास जाते हैं। डॉक्टर साफ साफ बता देते हैं कि काजल को जितना हो सके खुश रखने की कोशिश करो, तभी ये ठीक हो सकती है। धर्म सिंह और काजल की बहनें मिलकर उसको खुश रखने की पूरी कोशिश करते हैं। बारी बारी से सब बहनें काजल और धर्म सिंह के पास रहने आती रही। साल भर दवाइयाँ चलने के बाद काजल डिप्रेशन से बाहर निकल आती है। इस तरह एक साल बीत जाता है, लेकिन इस बीच सूरत और उसके घर वालों ने काजल की सुध-बुध तक नहीं ली। एक साल बाद हिम्मत काजल के मायके आते हैं। धर्म सिंह, राम राम जी। हिम्मत, राम राम। हिम्मत, क्या बात है समधी जी, बेटी को यहीं बिठाए रखना है, ससुराल नहीं भेजना। धर्म सिंह, आज आपको मेरी बेटी की बड़ी याद आ गई। एक साल तक आपने ये तक नहीं पूछा कि काजल जिंदा भी है कि नहीं। आपकी तो छोड़ो, सूरत ने एक बार फोन तक नहीं किया। क्या हाल बना दिया आप लोगों ने मेरी बेटी का। मारते हुए शर्म नहीं आई आप लोगों को। आपकी बेटी के साथ कोई ऐसा करे, तब आपको पता चले कि बेटी का दुख क्या होता है। कान खोल के सुन लो हिम्मत जी, मेरी काजल को मैं ऐसे नरक में नहीं भेजूंगा। हिम्मत, ये आप गलत बोल रहे हैं समधी जी। ऐसे कैसे नहीं भेजोगे, हमारे घर की बहू है काजल अब। धर्म सिंह, वाह, चलो कम से कम आपने ये तो माना कि काजल आपके घर की बहू है। हिम्मत, ठीक है समधी जी, अगले हफ्ते सूरत आ रहा है। अब तो हम पंचायत लेकर ही आएंगे। वहां जो बात होगी सबके सामने होगी। धर्म सिंह, जो दिल में आए करो, लेकिन आप जैसे लालची घटिया लोगों के घर में अपनी बेटी नहीं भेजूंगा। धर्म सिंह अपनी बेटी के भविष्य को लेकर बहुत चिंतित हो जाता है। काजल तो अपने ससुर के मुंह से पंचायत लाने वाली बात सुनकर घबरा जाती है। काजल, पापा, अब क्या होगा। धर्म सिंह, तुम चिंता मत करो काजल, कुछ ना कुछ समाधान जरूर निकलेगा। काजल, पापा, वो लोग नहीं सुधरने वाले, प्लीज आप मेरा उन लोगों से पीछा छुड़वा दो, अब और सहन नहीं होगा मुझसे। धर्म सिंह, बेटा, ऐसे रिश्ते खत्म नहीं करने चाहिए। उन लोगों को ले आने दो पंचायत, देखते हैं क्या बोलते हैं वो लोग पंचायत में। धर्म सिंह अपने गांव के कुछ लोगों को काजल के साथ सूरत और उसके घर वालों ने जो भी किया वो सब बता देता है। सब गांव वाले कहते हैं कि काजल आपकी ही नहीं, हम सबकी भी बेटी है। हम सब आपके साथ हैं धर्म सिंह जी, आने दो उन घटिया लोगों को, हम देखेंगे हिम्मत कैसे हुई उनकी हमारी बेटी के ऊपर जुल्म करने की। सूरत छुट्टी आ जाता है और घर वालों के साथ मिलकर प्लान बनाता है कि कैसे भी करके एक बार हम लोग अपनी गलती मान लेंगे और काजल को वापस लेकर आना है। हिम्मत, एक बार लाने का क्या मतलब है सूरत। सूरत, एक बार का मतलब पापा, हम कुछ दिन काजल को ठीक रखेंगे। मैंने एक प्लॉट देख रखा है, अपनी बेटी की खुशी के लिए उसका बाप जरूर प्लॉट लेने के लिए रुपये देगा। मैं काजल को अपने प्यार के जाल में फंसाऊंगा, उसको बोलूंगा कि हम दोनों अलग रहेंगे घर वालों से, तुम प्लॉट के लिए रुपये ले आओ अपने पापा से। रामकला, वाह बेटा, मान गए तेरे को, क्या दिमाग पाया है, सातिरपन में तो तू बिल्कुल मेरे पर गया है। हिम्मत, बहुत बड़ा खिलाड़ी है हमारा बेटा, अपने माँ बाप से 4 कदम आगे निकल गया। सोच लो सूरत, कहीं वो काजल आने से मना कर गई तो। सूरत, वो सब मुझ पर छोड़ दो, आप देखना कैसे धर्म सिंह और काजल को अपनी बातों के जाल में उलझा दूंगा। वो खुश होकर अपनी बेटी को मेरे साथ भेजेगा। रामकला, तुझ पर हमको पूरा भरोसा है, तू जो बोलता है वो करके भी दिखाता है। सूरत, हिम्मत अपने जैसे 10 घटिया लोगों और सूरत के संग धर्म सिंह के घर पंचायत लेकर पहुंच जाता है। धर्म सिंह आगे बढ़कर हिम्मत, सूरत और बाकी लोगों का अभिवादन करता है। धर्म सिंह सबको बैठक में बैठा देता है और चाय पानी भी देता है। धर्म सिंह के गांव वाले भी आ जाते हैं। दोनों पक्षों में बातचीत होती है।
शुरुआत में हिम्मत और सूरत बहुत उल्टा बोलते हैं। काजल को भी पंचायत में बुला लिया जाता है और वो अपने साथ हुई मारपीट के बारे में पंचायत में बता देती है। सूरत, हमने कौन सा तुझे तीर मार दिया काजल, जो तू 1 साल से अपने ससुराल को छोड़कर बाप के घर बैठ गई। काजल, क्या बोले आप सूरत जी, शर्म नाम की कोई चीज है कि नहीं आपके अंदर। मेरे ऊपर बहुत जुल्म कर चुके हैं आप लोग, अब और नहीं। कौन सा आप मुझे लेने आए हो? 1 साल से आपने तो एक बार फोन तक नहीं किया। पत्नी हूं मैं आपकी, लेकिन आपने तो मुझे कभी पत्नी का स्थान दिया ही नहीं। आपके लिए तो मैं एक फ्री की नौकरानी थी। आप लोगों में इंसानियत नाम की चीज ही नहीं है। खुद के गिरेबान में झांके सूरज जी, मैं सब कुछ चुपचाप क्या सहन करती रही। आप और आपके घर वाले ने तो मुझ पर जुल्मों का कहर ही ढा दिया, और आप बोल रहे हैं कौन सा तीर मार दिया। इससे ज्यादा और भी जुल्म ढहाने बाकी रह गए हों तो बता दीजिए आप। आपके हर जुल्म का सूद समेत हिसाब करने को मैं तैयार हूँ। सब घर वाले सूरत और हिम्मत को खूब सुनाते हैं। काजल सूरत के साथ जाने से मना कर देती है। ये बात सुनकर सूरत के होश उड़ जाते हैं, लेकिन वो बहुत ही चालाक बंदा था। मौके की नजाकत को अपने प्लान के हिसाब से अपने ससुर के पैर पकड़कर माफी मांगने लग जाता है। सूरत, प्लीज मुझे माफ कर दो आप। मानता हूँ मैंने बहुत गलत किया काजल के साथ। आज आपसे वादा कर रहा हूँ कि आगे से मैं और मेरे घर के बाकी सदस्य कोई भी आपकी बेटी को परेशान नहीं करेगा। प्लीज आप काजल को भेज दीजिए। ऐसे रिश्ता खत्म नहीं करते हैं। मैं अपने घर वालों की तरफ से आपसे और काजल से माफी मांग रहा हूँ। धर्म सिंह, दामाद जी, क्या गारंटी है आपकी कि आप काजल को दुखी नहीं करोगे। सूरत, मैं आज ही अपने घर वालों से अलग हो जाऊंगा। मैं और काजल शहर में प्लॉट लेकर वहीं मकान बना लेंगे। हिम्मत, समधी जी, भेज दो काजल को। सूरत ठीक कह रहा है, हम लोग आज ही अलग हो जाएंगे। कोई कुछ नहीं कहेगा काजल से। धर्म सिंह, आप लोगों का कैसे विश्वास करूं। धर्म सिंह के गांव वाले और हिम्मत के साथ आए पंचायत वाले लोगों ने मिलकर सलाह करके हिम्मत और सूरत से कहते हैं कि हम सब ने यही फैसला किया है कि पंचायत के कहे अनुसार काजल बिटिया को सूरत के संग भेज दिया जाए। आप लोग काजल के ऊपर कोई अत्याचार नहीं करेंगे। यह आपको आखिरी मौका दिया जा रहा है। अगर आज के बाद आप लोगों ने कुछ भी गलत किया काजल के साथ, तो अगली मुलाकात कोर्ट में होगी। तो दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को यहीं रोकते हैं। मिलते हैं कहानी के एक और पार्ट में। तब तक ये कहानी आपको कैसी लग रही है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कहानी के एक और पार्ट में। तब तक के लिए शुक्रिया।